इजराइल और हमास के बीच आज से 4 दिन का युद्ध विराम शुरू होने जा रहा है और भारतीय वक्त के मुताबिक अब से करीब करीब आधे घंटे बाद यानी 10:30 बजे युद्ध विराम शुरू हो जाएगा। वहीं शाम 7:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक बंधकों को छोड़ने का सिलसिला शुरू होगा। इस डील में इजराइल के 50 बंधकों के अलावा करीब 150 फिलिस्तीनी जो कि इजराइल की जेलों में बंद हैं उनको भी छोड़ा जाना है, जिसकी पुष्टि इजरायली सेना ने भी की है। तो 7 अक्टूबर वो तारीख थी जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी गजा में की थी। और अब जो खबर है, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह, आज शुक्रवार का दिन है और आज सीज फायर होने जा रहा है। युद्ध विराम 4 दिन तक रहेगा और इस दौरान इजराइल जो है वो गजा पर हमले नहीं करेगा, ना ही जमीनी ना ही हवाई हमले, और 4 दिन तक ये युद्ध विराम रहेगा। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जो कि ग्राउंड पर भी वहां मौजूद थे जब ये युद्ध चल रहा है, तब वहां से वो लौटे हैं, हमारे साथ हैं। उमा, युद्ध विराम की यहां पर घोषणा हुई है, 4 दिन तक रहेगा। इस दौरान ये मान लिया जाए कि किसी तरह के हमले दोनों ओर से अब नहीं होंगे, युद्ध विराम यानी कुछ वक्त के लिए एक हॉल्ट होगा। जी बिल्कुल, देखिए 4 दिनों तक इजराइल की तरफ से किसी भी तरह का हमला नहीं किया जाएगा, न तो ज़मीनी ऑपरेशन चलाया जाएगा, ना ही हवाई हमले जो कि लगातार वो करता रहा है। कल भी 300 ठिकानों पर उसने हवाई हमले किए हैं, लेकिन आज 10:30 बजे के बाद से, भारतीय समय के हिसाब 10:30 बजे के बाद से बिल्कुल जो हमले हैं वो नहीं होगा। और इन 4 दिनों के दौरान जो है वो हमास 50 जो इजरायली बंधक हैं, खासतौर पर जो दोहरी नागरिकता वाले बंधक हैं, उनको छोड़ेगा। तो उसी में पहली किस्त के तौर पर आज स्थानीय समय के हिसाब से 4 बजे जो है वो 13 बंधकों को छोड़े जाने की बात है। और इसी तरह से जो इजराइल की जेलों में बंद जो फिलिस्तीनी कैदी हैं, उनमें से 150 फिलिस्तीनी कैदियों को जो है इजराइल छोड़ेगा अगले 4 दिनों में। तो आज 39 जो कैदी हैं वो छोड़े जाएंगे इजराइल की तरफ से। तो ये एक जो समझौता हुआ है वो कई हफ्तों की मशक्क़त के बाद हुआ है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि कतर जैसे देश की मध्यस्थता की वजह से ये संभव हुआ है। इजिप्ट ने भी अपनी तरफ से इसमें मदद की और दूसरी तरफ जो अमेरिका जो है वो भी पूरी ताकत के साथ लगा रहा है, क्योंकि अमेरिकी नागरिक भी बंधक हैं। और जो पहली किस्त जो छोड़ी जा रही है 50 बंधकों की, उसमें माना जा रहा है कि 3 जो है वो अमेरिकी नागरिक भी हैं। तो अब ये ग्राउंड पे लागू होने जा रहा है। और इसमें सबसे एक बड़ी राहत की बात तो गाजा में रहने वालों के लिए है, क्योंकि इस 4 दिनों के दौरान जो है वो बड़ी मात्रा में राहत सामग्री जो है वो वहाँ पहुँचाई जाएगी, जो कि युद्ध की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। कुछ एक ट्रक ही पहुँच पा रहे हैं। तो इन 4 दिनों का इस्तेमाल जो है मानवीय मदद पहुँचाने के लिए भी किया जाएगा। बिल्कुल, तो युद्ध विराम रहेगा, हमले नहीं होंगे, मानवीय मदद गजा तक पहुंच पाएगी। उमा बता रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान पूर्व राजदूत हैं सुरेश गोयल, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज ये सीज फायर का ऐलान हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि 7 अक्टूबर को यह हमला हुआ तो उसके बाद से अभी तक के घटनाक्रम को किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, जो सीज फायर का ऐलान हुआ है, ये एक अच्छी खबर है कि 4 दिन के लिए युद्ध विराम रहेगा और इस दौरान राहत सामग्री गाजा में पहुंच पाएगी, 50 बंधक छोड़े जाएंगे वगैरह वगैरह। और ये एक कतार की, इजिप्ट की खास तौर पर, क्योंकि ये जब राफा बॉर्डर से निकलेंगे तो उसमें इजिप्ट का सहयोग काफी जरूरी होगा। और जब ये जाएंगे यहाँ से राहत सामग्री, वो भी इजिप्ट के थ्रू जाएगी, तो उसमें उसका काफी भारी इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकली देखें तो हमास और इजिप्ट के जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसके बीच में काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो जरूरी है ये। लेकिन इजराइल ने ये ऐलान कर दिया है कि युद्ध विराम के बाद भी युद्ध जारी रहेगा। तो 4 दिन का युद्ध विराम और उसके बाद में फिर युद्ध। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि युद्ध विराम का मतलब शांति हो गई है। एक ट्रूस है, छोटी सी देर के लिए युद्ध नहीं होगा ताकि होस्टेजेस वगैरह निकल जाएं, लेकिन शांति स्थापित नहीं होगी। शांति आने के कोई कहीं मेरे को आसार नहीं दिख रहे हैं। जी, हमारे साथ खिनवराज जहांगीर जो कि बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल
के वहाँ पर रहे हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जहांगीर साहब, आपकी क्या राय है इस युद्ध विराम, इस सीज फायर को देखते हुए, खासतौर से मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से पूरा ये तनाव जब से शुरू हुआ है? शुक्रिया। देखिए, ये जैसा पहले कहा गया, इसमें शांति तो ज्यादा नहीं है और शांति इसके बाद भी नहीं होगी। पर जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो हमास के अतिवाद की तरफ है। हमास को ये बात बहुत शुरू से कही गई थी और दूसरे उनके साथियों के द्वारा भी कहलाई गई कि वो बंदी छोड़ने के साथ गाजा में सीज फायर करवा सकते हैं। अब देखिए, हमास सिर्फ 50 बंदियों को छोड़ने की बात कर रहा है जो इसराइल के हैं। थाईलैंड के जो विदेश मंत्री हैं वो पिछले 2 सप्ताह से यहाँ मिडल ईस्ट के चक्कर लगा रहे थे। वो ईरान हो आए, वो इजिप्ट हो आए, वो कतार चले गए। उनके 22 थाईलैंड के जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स अभी बंद है, उन पे कोई खबर नहीं आई। तो मुझे फिक्र यह है कि हमास इस अतिवाद को ले कहाँ जाएगा। क्योंकि अगर हमास थाईलैंड जैसे देश के 22 वर्कर, और याद रखिए 7 अक्टूबर को जब ये हादसा हुआ था इसराइल में, तो थाईलैंड के 32 लोगों को मारा गया था। तो जो हमास की एक तरह से रणनीति है वो ये है कि इस लड़ाई को दरअसल लंबा खींचा जाए। जो गाजा में आम लोगों की तबाही है वो तबाही दुनिया देखे, और उस तबाही के देखने से 2 फायदे होंगे। उसमें एक तो इसराइल का नाम बड़ा खराब होगा, और दूसरा जो होगा, उनको इस लड़ाई में और अपने अतिवाद और धार्मिक उन्माद को फैलाने का मौका मिलेगा। तो ये जो जिहाद जैसी सोच वाली लड़ाई है, इस सोच में लोगों का मरना और लोगों का मारना ज्यादा गुरेज वाला काम है नहीं। तो मुझे लगता है ये पेचीदगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमास बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से अब इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। जहां तक जहांगीर जी इसराइल की आप बात है, इसराइल ने कोई, हाँ जी जहांगीर जी, आप तेल अवीव में हैं और आपने अभी जिक्र किया कि थाईलैंड के जो बंधक हैं उनको लेकर थाईलैंड जो है अपनी तरफ से एक नेगोशिएशन की कोशिश कर रहा है, और जहां तक जानकारी वो ये भी है कि ईरान की मदद ले रहा है। तो क्या ईरान, क्योंकि ईरान का काफ़ी असर है, पूरा असर है हमास पर, तो ये डील आखिरकार क्यों क्रैक नहीं हो पा रहा है? कुछ इस बारे में जानकारी आपके पास हो तो। ये ईरान का ज्यादा असर नहीं है, असर है ज्यादा कतार का। पर कतार के साथ भी मुश्किल है। देखिए, हमास के 2 विंग होते हैं। एक होता है उनका मिलिट्री विंग, जिसके मुखिया है याया सिनवर, जो गाजा में है, और एक है उनका राजनीतिक विंग, जिसमें ये इस्माइल खानिया और खालिद मशाल जो दोहा में रहते हैं। मुश्किल पिछले 15 दिन में ये आई है कि दोहा वाले हमास के जो राजनीतिक मॉडरेटर हैं, वो अपने मिलिट्री कमांडर याया सिनवर को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। याया सिनवर के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़े अतिवादी हैं और इरेशनल हैं। इनफैक्ट यहाँ की ये खबर थी कि इसराइल को ये भान लगा कि हमास का जो राजनीतिक विंग है वो अब ज्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि डिक्टेट जो कर रहा है हमास की तरफ से वो याया सिनवर कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मुश्किल और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि जो 22 थाईलैंड के कामगार फंसे हैं, उनके लिए तो यहाँ थाईलैंड के विदेश मंत्री तीनों जगह जाए। वो ईरान जाए और उस बात को गए हुए 15 दिन हो गए, और इस डील में फॉरेन वर्कर्स को छोड़ने की कोई बात नहीं हो। और एक तंजानिया के एक स्टूडेंट है, एग्रीकल्चरल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो बंदी हैं। फिलीपींस के कुछ वर्कर्स हैं, वो बंदी हैं। तो मेरे ख्याल से हमास पे दबाव तो ज्यादा कहीं से आ नहीं रहा, और उसकी वजह जो उनके मिलिट्री कमांडर हैं गाजा में, खबर यह है कि उनको समझाना या उनके ऊपर कोई नियंत्रण कर पाना कईयों के हाथ में नहीं है। तो ये लड़ाई बहुत कहिए कि बुरे दिनों को जाने वाली और लंबी जाने वाली। आप कह रहे हैं लंबी जाने वाली है ये लड़ाई। हमारे साथ इस चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं मध्य पूर्व के जो विशेषज्ञ हैं, मिडल ईस्ट एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार सैयद रुमान हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए हाशमी साहब। हाशमी साहब, आपसे समझना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जहांगीर साहब बता रहे थे कि लड़ाई जो है अभी लंबी चलेगी। अभी युद्ध विराम आज से शुरू होने जा रहा है। क्या लग रहा है, ये लड़ाई लंबी चलेगी या युद्ध विराम के बाद कहीं एक फुल स्टॉप, पूर्ण विराम आने वाले वक्त में लगने की कोई उम्मीद? जी, आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं जांगवी साहब की एक बात को मैं जवाब देना चाहूंगा। जांगवी साहब ने जो कहा कि हमास जो है वो एक
मतलब एक आतंकवाद और धार्मिक, उन्होंने कहा रिलीजियस जो है जील है, और रिलीजन ऐसा अलाउ करता है। तो एक बात मैं ये कहूँगा कि जब 7 अक्टूबर को बेंजामिन नेतन्याहू ने फैसला किया अटैक का जवाब देने का हमास के, उस वक्त उन्होंने एमएलएक्स चैप्टर ऑफ तोरा कोट किया था। एमएलएक्स चैप्टर ऑफ तोरा जो है वो ये है कि गॉड प्रॉमिस करता है कि जो एमएलएक्स है, द एनिमी ऑफ द ज्यूज, उनके नेशन को पूरा हम खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और यही चीज वो गजा में कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसी चैप्टर को तोरा के कोट किया था। तो रिलीजियस इंसाइनमेंट की जहां तक बात है, वो नेतन्याहू जो है वो भी कोई कम नहीं है, या उनके जो ज़ियोनिस्ट पॉलिटिकल पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम है वो। दूसरी बात जो आपने कही, वॉर जो है, ये सीजफायर जो है, ये एक्सटेंड होगा, पॉज जो है ह्यूमैनिटेरियन पॉज, ये एक परमानेंट सीजफायर में एक्सटेंड होगा कि नहीं। देखिए इसमें भी जो केनेसेट के मेंबर हैं अफर कासिफ ने ये बात कही थी कि हमने बेंजामिन नेतन्याहू को कई बार समझाया, वो कभी इंटरेस्टेड नहीं रहे। ये वार्न किया था कि ये जिस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं, गजा को एक ओपन कंसंट्रेशन कैंप बना दिया है। हमने वार्न किया था कि ये कभी भी खतरनाक सूरत अख्तियार इरप्ट कर सकता है। वो तो इरप्शन हुआ। तो उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अफर कासिफ, उनकी ये बात भविष्यवाणी सच साबित हुई। देखिए परमानेंट सीज फायर की जो बात है, ये हो सकता है। इजरायली गवर्नमेंट ने जो कहा है वो ये है कि 4 दिन के बाद भी एक्सटेंड हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हर दिन 10 हॉस्टेजेस जो हैं छोड़े जाएं। लेकिन जिस तरह से वॉर एस्केलेट कर रहा है, आप देखिए कल इजराइल ने भी और हिजबुल्लाह ने भी, दोनों ने काफी शिद्दत के साथ एक दूसरे के ठिकानों पे हमला किया है। प्लस इजराइल ने गजा पर भी काफी ज्यादा हमला किया है। एक यूएन रन स्कूल है, उसके कैंपस में 27 लोग मरे हैं। हॉस्पिटल जो है उधर हमला किया है, कई लोग उधर मारे गए हैं। इसको लेकर के व्लादिमीर पुतिन ने भी वार्न किया है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट के बाउंड्री तक ही जो है वो नहीं रहेगा, ये बाहर भी निकल सकता है, एस्केलेट कर सकता है। और आप देखें अभी तो मिडिल ईस्ट के ही बाउंड्री तक ये वॉर है। जैसे हुती ने एक शिप को हाईजैक कर लिया, हिजबुल्लाह जो है वो अटैक कर रहा है। तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इवन जो बाइडन भी ये चाहेंगे कि ये सीज फायर हो, क्योंकि जो वहां लगातार जो जैसे प्यू रिसर्च सेंटर है, प्यू रिसर्च का जो सर्वे आ रहा है, या न्यूज चैनल जो है एनबीसी जैसे चैनल है, ये जो वहां सर्वे कर रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, सपोर्ट में है वॉर के, इजराइल की या अगेंस्ट में है, तो पहले से काफी डिक्लाइन हुआ है। पब्लिक सपोर्ट बढ़ा है सीज फायर को लेकर के, और अगले साल जो बाइडन को भी इलेक्शन में जाना है जी। इस सूरत हाल को देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के भी ठीक ठाक मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो है, ओनली 40%, डेमोक्रेट में 40% सपोर्ट बाकी रह गया जो बाइडन का। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के उनके सपोर्ट मार्जिन उनका बढ़ रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हालांकि ऑलरेडी वो भी उसी शिद्दत से उन्होंने कहा भी है कि मैं रियल फ्रेंड हूं इजराइल का। लेकिन जो बाइडन ये चाहेंगे, उनके अंदर भी 400 के करीब व्हाइट हाउस के स्टाफ, दूसरे ऑफिशियल्स ने मेल के जरिया, लेटर के जरिया नाराजगी जताई है इस वॉर को लेकर के। कईयों ने अपने नाम डिस्क्लोज नहीं किए हैं, कहीं उनके खिलाफ एक्शन ना हो, लेकिन कई लोगों ने मेल किया। वहां सिस्टम है कि आप ऑफिशियल जो हैं वो अपने बॉस के, चीफ के पॉलिसीज को लेकर के अगर डिसएग्री करते हैं तो वो जता सकते हैं, वो मेल वो कर सकते हैं, अपने राय को रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो बाइडन के जो अगले साल जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को देखते हुए उनकी कुर्सी खतरे में है। इसलिए जो बाइडन भी ये जरूर चाहेंगे कि सीज फायर हो, और ये सीज फायर भी अमेरिका के दबाव में ही हुआ है और किसी के दबाव में नहीं हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू और उनके यहाँ बता रहे हैं अमेरिका का कहीं ना कहीं एक भूमिका रही है, उसके दबाव में सीज फायर हुए। इस चर्चा में एक बार फिर से सुरेश गोयल जी, जो पूर्व राजदूत हैं, उनको शामिल करते हैं।
सर, G20 का जो वर्चुअल समिट हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ने जो है कहा था कि इस तरीके का जो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में और इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा है, उसका दायरा जो है और बढ़ना नहीं चाहिए, सीमित रहना चाहिए, वहीं तक रहना चाहिए। और हम जानते हैं भारत की अगर भूमिका इस संदर्भ में देखी जाए तो वो तटस्थ रही है, जहां एक तरफ वो आतंकवाद को हर तरीके से बर्दाश्त ना करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है मानवीय मदद देने की बात कर रहा है। भारत की भूमिका के संदर्भ में आप इस को किस तरह से समझेंगे, इस पूरे युद्ध विराम और जो युद्ध की स्थितियां हैं उसको? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर जो बाइडेन साहब की और अमेरिका की भूमिका अहम रही है इस पूरे युद्ध विराम के एग्रीमेंट में, उसकी एक वजह रही है, सॉरी दो वजह रही है उनकी। सबसे बड़ी वजह रही है कि उनके लिए किसी भी अमेरिकी की जान माल की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है। बाइडेन साहब ने कल कह भी दिया कि ये जो हो रहा है रिलीज होस्टेजेस का, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिकियों की जान माल की सुरक्षा से आगे और उनके लिए कोई चीज नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि इसमें अमेरिका की भूमिका क्या रही होगी। और दूसरी उनका एक ये है कि जो एक अरब पैराडाइम में एक अरब एजेंडा है, ऑयल पॉलिटिक्स है इसके बीच में, मिडिल ईस्टर्न की सिक्योरिटी डायनेमिक्स है और काफी सारी चीजें हैं। तो इसमें अरब डायनेमिक्स आती है जिसके ऊपर खास तौर पर यूएसए का बड़ा फोकस है। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम इस संदर्भ में देखें, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस युद्ध का दायरा बढ़ना नहीं चाहिए, और बड़ा अच्छा कहा है कि इस युद्ध का दायरा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप योम किपुर वॉर देखें 73 में, उसके बाद आप देखें जो अरब इजरायली कन्फ्रंटेशन बढ़ता चला जाता है, इस हमास के एक्शन से कुछ ही पहले आसार ऐसे नजर आए थे कि वहां पर शांति, एक ड्यूरेबल पीस होगी। I2U2 हुआ, एमएफ हुआ, सऊदी अरेबिया इजराइल का कोऑपरेशन बढ़ रहा था, लेकिन वो सब चीजें अब धीरे धीरे कतार में खड़ी हो गई हैं। तो खतरा ये है कि अगर यहाँ पर शांति नहीं हुई तो ये जो युद्ध है बढ़कर के कहीं एक अरब इजराइल युद्ध तो नहीं हो जाएगा दोबारा से ये, तो उसको जो है रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और भारत की जो भूमिका है, भारत का इजराइल से भी संबंध अच्छे हुए हैं अभी, और भारत के ऊपर अरब देशों का, खास तौर पर फिलिस्तीन का हिस्टोरिकली काफी भरोसा रहा है ये। तो अगर भारत देखे कि जो भरोसा उनके ऊपर रहा है पैलेस्टीनियंस का और अरब का, अराफत साहब पहले यहाँ पर हर साल अक्सर आया करते थे, अगर कभी भी पैलेस्टीन के ऊपर जो एक यूएन रेजोल्यूशंस रहे हैं या शांति की बातें रही हैं, ऑस्लो अवार्ड को छोड़ करके सब में भारत की बड़ी अहम भूमिका रही है। तो मेरे ख्याल है अगर भारत चाहे तो अपनी भूमिका वो दोबारा अदा कर सकते हैं, पैलेस्टीन से अपने संबंधों का सहारा लेकर के और इजराइल से जो उनके संबंध है उनका सहारा लेकर के। लेकिन एक बड़ी अड़चन ये है कि मेरा ख्याल है इजराइल का एक जो एजेंडा बन गया है कि किसी भी तरह से अब पैलेस्टीन को खत्म करना है, ये गाजा को खत्म करना है पॉलिटिकली। तो उस एजेंडे में वो भारत को अलाउ करेंगे या भारत अपना रोल अदा कर पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा संशय है। जी बिल्कुल, यहाँ पर परिस्थितियां आगे जाकर क्या बनती हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को जिस तरह से इस युद्ध की शुरुआत हुई और आगे बढ़ता हुआ आज जाके वो मौका आया है, जबकि फाइनली आज जो है युद्ध विराम हो रहा है, 4 दिन के लिए हो रहा है। उम्मीद ये सभी करते हैं कि इसका एक्सटेंशन और जल्द से जल्द ये युद्ध जो है, तनाव की जो स्थिति है वो घटे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और इस पर रोशनी डालने के लिए इस विषय पर। हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से आज इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो रहा है और सीज फायर के दौरान 50 बंधकों को हमास छोड़ेगा, वहीं 150 फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की तरफ से छोड़े जाएंगे। उमा, यहाँ बंधकों और कैदियों की जो रिहाई होगी, अदला बदली होगी, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है?
जी देखिए, जो समझौता हुआ है, जो सहमति बनी है, उसके मुताबिक ये कि 10:30 बजे से जब ये युद्ध विराम लागू हो जाएगा तो न सिर्फ इजराइल जो है अपनी ज़मीनी और हवाई हमले को रोकेगा, बल्कि वो गाज़ा के ऊपर जो ड्रोन के ज़रिए सर्विलेंस करता है उसको भी रोकेगा। और उसके पीछे की वजह ये है कि हमास ये नहीं चाहता कि जब वो बंधकों की पहली खेप को, पहले दल को, जिसमें कि 12-13 लोग होंगे, उसको जब वो रिलीज करेगा, रेड क्रॉस को सौंपेगा, उस वक्त इजराइल को ये ना पता चले कि आखिरकार उनका जो लोकेशन है वो क्या है, और उस इंटेलिजेंस के आधार पे आगे चलकर इजराइल जो है वो अपने सैन्य अभियान को आगे ना बढ़ाए। तो इसलिए 6 घंटे के लिए तकरीबन जो ड्रोन सर्विलेंस है वो रोका जाएगा, और इस बीच जो हमास है वो बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपेगा, और रेड क्रॉस जो है उसको लेकर राफा बॉर्डर पे आएगा, और फिर से जो IDF जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उनको बंधकों को सौंपा जाएगा, और उसके बाद उनको अस्पताल लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो होगा, और कितना इलाज चाहिए किसको, और किस तरह से जो ट्रॉमा से निकल के आएंगे, 7 हफ्ते तक वो वहाँ बंधक रहे हैं, तो किस तरह से उनको मानसिक एक थेरेपी की ज़रूरत है, किस तरह से उनको शारीरिक तौर पे अगर चोट लगी है तो किस तरह के इलाज की ज़रूरत है, ये तय होगा। और इसके बाद तय किया जाएगा कि कब उनको अपने परिवार के पास भेजा जाए। तो एक लंबी प्रक्रिया है, और क्योंकि किश्तों में छोड़ा जा रहा है, आज 13 छोड़े जाएंगे, इसी तरह से 4 दिनों तक सिलसिला चलेगा। तो 6 ऐसे अस्पतालों को आइडेंटिफाई किया गया है इजराइल में, जहाँ पे जो छूट कर बंधक आएंगे उनको रखा जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। दूसरी तरफ जो 150 फिलिस्तीनी कैदी जो इजराइल छोड़ेगा, उसको वो पहले हाइफा लेकर जाएगा, और वहाँ से रामल्ला उनको भेजा जाएगा, और उसमें भी जो रेड क्रॉस है उसकी भूमिका होगी। तो ये एक सहमति बनी है, और इसके हिसाब से आगे चलेगा। अगर ड्रोन सर्विलेंस बंद नहीं होता है, इस तरह की कोई कोताही की जाती है शर्तों के साथ इजराइल की तरफ से, तो हमास जो है आगे बंधकों को रिहा करने से मना कर सकता है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि किस्तों में जो है बंधकों को छोड़ा जाए। तो किश्तों में बंधकों को छोड़ा जाएगा। कुल 50 बंधक जो है हमास छोड़ेगा। 150 फिलिस्तीनी कैदी जो इजराइल की जेलों में बंद हैं, इजराइल की तरफ से वो छोड़े जाएंगे। ये सहमति बनी है। 4 दिन तक अभी ये सीज फायर लागू रहेगा, जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही पलों में वहां पर होने जा रही है। स्थानीय समय के मुताबिक वहां पर सुबह 7 बजे सीज फायर शुरू हो जाएगा। भारत में अभी 10:30 बजे का वो वक्त शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा, ये तमाम जानकारियों के लिए।